मूवी के स्टार्ट में एक सोबेरिटी सेंटर यानी रिहेबिलिटेशन सेंटर को दिखाया जाता है। दोस्तों, सोबेरिटी सेंटर वो होता है जहाँ पर लोगों से नशे की लत छुड़वाई जाती है और यहाँ पर बैठे सभी लोग अपनी लाइफ की ट्रेजिक स्टोरीज शेयर कर रहे होते हैं और तकरीबन 2 साल से यहाँ यही सब कुछ चल रहा है, जिसके बावजूद हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर डॉर्बी कुछ इतना ज्यादा सोबेरिटी हुए नजर नहीं आ रही। और इस बीच उसके लिए यहाँ पे इस सेंटर में एक अर्जेंट कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसकी मदर की तबीयत बहुत खराब है, वो बहुत सीरियस कंडीशन में है, उनकी जान भी जा सकती है, इसलिए इस वक्त वो एक हॉस्पिटल में है। और एक कॉल करने वाला शख्स डॉर्बी को उसकी सिस्टर का न्यू नंबर देता है और उसे अपनी सिस्टर को कॉल करने के लिए कहता है। डॉर्बी की जस्ट एक ही सिबलिंग है, एक ही बहन है और पिछले 2 सालों में डॉर्बी की बात कभी भी उसके घर वालों, उसकी मदर और उसकी सिस्टर से नहीं हुई, इसलिए वो अपनी सिस्टर का नंबर मिलने पर अपनी मॉम के बारे में पूछने के लिए तुरंत ही उसे कॉल करना चाहती है। लेकिन सोबेरिटी सेंटर का स्टाफ उसे ऐसा करने नहीं देता, ये उनके रूल्स के खिलाफ है आउटगोइंग कॉल्स। इसलिए डॉर्बी रात को स्टोर रूम से अपना सामान चुरा कर सेंटर से एस्केप कर जाती है, भाग जाती है वो वहाँ से। उसे अपनी कार में अपना पुराना पड़ा हुआ नशे का पैकेट मिलता है और उसे अपनी ही कार में यहाँ से कुछ ही दूर दूसरे सिटी में जाना है जहाँ पे उसकी मॉम एडमिट है। वो तो काफी एक्साइटेड है और परेशान भी, वो आज अपनी मॉम को 2 साल बाद देखेगी और वो भी इस हालत में जब वो हॉस्पिटल में है। वो अपनी सिस्टर डिवॉन को इस बारे में कॉल करती है कि वो अपनी मॉम को देखने के लिए आ रही है, लेकिन सिस्टर तो उसे वहाँ आने से ही रोक देती है कि तुम्हें देख कर तो मॉम की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी, तुम एक डिस्ट्रॉयर हो तो तुम यहाँ ना हो। डॉर्बी इस वक्त कार ड्राइव कर रही है और कुछ दूर जाने के बाद रेडियो में उसे वार्निंग आती है कि इस वक्त वो जिस इलाके से गुजरने वाली है वहाँ बहुत ही तेज बर्फ का तूफान आने वाला है। लेकिन वो अपने सिस के मैसेज से और उसके रवैये की वजह से काफी परेशान है, इसलिए वो इस वार्निंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, इग्नोर कर देती है, बल्कि कार साइड पर लगाकर सोचने लग जाती है। इसी बीच उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। जब वो उठती है तो उसे पुलिस उठाती है। तूफान इस वक्त बहुत ही तेज हो चुका है और वो डॉर्बी से कार में ना बैठने के लिए कहते हैं, उसे पास ही एक मोटल में जाकर स्टे करने का कहते हैं। तूफान की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि वो कार नहीं चला सकती, इसलिए उसे आगे उसकी डेस्टिनेशन तक जाने से रोक देते हैं और डॉर्बी पुलिस की बात मानकर मोटल में चली जाती है। मोटल का डोर ओपन करते ही सामने एक हस्बैंड और वाइफ बैठे होते हैं जो कि डॉर्बी से अंदर आने और कंफर्टेबल होने का कहते हैं। इस जगह पे इन लोगों के अलावा और भी मेन हैं, लेकिन उनमें से एक काफी वियर्ड है और दूसरा तो सो रहा होता है। ये सभी लोग डॉर्बी के यहाँ आने से पहले ही इस मॉडल में मौजूद थे। डॉर्बी वाईफाई का पूछती है, लेकिन यहाँ पर वाईफाई नहीं है, इसलिए वो नेटवर्क के सिग्नल्स के लिए बाहर चली जाती है जहाँ पे बाकी लोगों की कार्स पार्क हैं। उसे अपनी सिस्टर को रिप्लाई करना है और वो यहाँ वहाँ सिग्नल्स के लिए घूम रही होती है और उसे बाय बाय और उसे यहाँ पर बाय बाय किसी के चीखने की आवाज आ रही है, जैसे कि किसी के मुंह पर टेप लगी हो, लेकिन वो फिर भी चीख रहा हो बड़ी मुश्किल के साथ। डॉर्बी आवाज को फॉलो करती है और एक वैन तक पहुंच जाती है। वो क्या देखती है कि वैन में एक काफी यंग गर्ल हाथ और पैर बांधकर मुंह पर टेप लगाकर रखा होता है। डॉर्बी को कुछ समझ नहीं आ रही, वो इस वक्त किसी को हेल्प के लिए नहीं कह सकती, रोड क्लोज्ड है, पुलिस आ नहीं सकती और इन लोगों में से कोई भी किडनैपर हो सकता है जो कि उससे पहले इस मोटल में आए हुए हैं। लेकिन उसकी फर्स्ट फीलिंग बिल्कुल साफ है, वो समझ सकती है कि उसके अलावा मोटर में जो भी 4 लोग हैं उनमें से ही किसी की वैन है और उन्हीं में से किसी ने इस बच्ची को यहाँ पर बांधा हुआ है और वो इसे किडनैप करके यहाँ से ले जा रहे थे। लेकिन स्टॉर्म की वजह से उन्हें यहाँ रुकना पड़ा। वो तो पहले ही अपनी लाइफ की बहुत ही ट्रेजिक सिचुएशन से जूझ रही थी, वो अपनी ही लाइफ की टेंशन में थी, लेकिन सारा सीन ही, उसकी सारी इंटेंशन ही चेंज हो जाती है। अब वो किसी भी तरह से इस लिटिल गर्ल को वैन में से बाहर निकालना चाहती है, लेकिन वैन तो लॉक है और उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है, कोई फायदा नहीं। लेकिन सिवाय वेट करने के राइट मोमेंट का वो और कुछ भी नहीं कर सकती। इतनी देर में मोटल की विंडो से उसे कोई देखने लग जाता है। उसका पूरा ध्यान डॉर्बी की हरकतों पे है। डॉर्बी भी समझ रही है कि यही किडनैपर है, इसलिए वो सिग्नल्स रीच करने का प्रिटेंड करने लग जाती है और अपनी कार में बैठकर 911 यानी पुलिस के नंबर पर कॉल करती है, लेकिन नो सिग्नल्स, तो ये भी कोई फायदा नहीं। बिल आखिर इतनी ठंड और तूफान की वजह से डॉर्बी की हालत मोटल से बाहर खराब होने लग जाती है और उसे वापस मोटल में जाना पड़ता है। डॉर्बी ये समझ सकती है कि वो तो अपनी कार में हीटर के बावजूद ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो लिटिल गर्ल की
की क्या हालत हो रही होगी, जो बेचारी वैन में बंधी हुई है। इसलिए उसे जल्दी से कुछ करना होगा। इतनी देर में जो मैन सो रहा था वो भी जाग जाता है। डोरबी बहुत घबराई हुई है और उसकी इस घबराहट को मोटल में मौजूद सभी लोग देख सकते हैं। और इस वक्त डोरबी के लिए इस मोटल में मौजूद चारों लोग ही किडनैपर हो सकते हैं। शी इज पैरानॉइड। टेबल पे बैठे हुए हस्बैंड और वाइफ सभी लोगों को उनके साथ कार्ड्स खेलने के लिए कहते हैं और इसी वजह से सबका आपस में इंट्रोडक्शन तारुफ होता है। हस्बैंड और वाइफ में हस्बैंड का नेम एड और वाइफ का सैंडी है। और जिस शख्स की अजीब स्ट्रेंज हरकतों पे डोरबी को सबसे ज्यादा शक है उसका नेम लार्स है और दूसरे शरीफ से दिखने वाले मैन का नेम ऐश है। ये लोग एक दूसरे से उनका एड्रेस और उनके यहाँ से गुजरने की वजह पूछते हैं। हर शख्स एक डिफरेंट जगह से आया है और एक डिफरेंट डेस्टिनेशन पर जा रहा है। और जब तूफान आया तो वो सभी लोग यहाँ पर फंस गए। लार्स गेम हार जाता है और बिल्कुल ही साइको बच्चे की तरह बिहेव करता है और गुस्सा करके टेबल से चला जाता है। अब इन सब से बातें करते करते इनका ध्यान भटकाकर डोरबी वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ पर वो जाकर सुकून से सोच सके और आगे का प्लान बना सके कि उसे क्या कहना है और किस तरह इन लोगों की आंखों से बचकर लिटिल गर्ल को वैन से बाहर निकालना है। जब वो वॉशरूम में पहुंचती है तो 911 पे मैसेज कर देती है। उसे यहाँ से बाहर निकलने का एक सीक्रेट रास्ता मिलता है जिसे कार्डबोर्ड से बंद किया होता है। ये उसे तोड़ती है, गुजरने की जगह बनाती है और सबकी नजरों से बचकर वैन तक पहुंच जाती है। और इस दफा वो उसे स्क्रू ड्राइवर से ओपन कर लेती है और वैन के अंदर चली जाती है। वो जब इस बच्ची को देखती है तो इससे सख्त बुखार होता है और वो मदद के लिए बिलक रही होती है। डोरबी तेजी के साथ उसके हाथ पैर खोलना चाहती है, लेकिन इसी वक्त इस वैन का डोर ओपन होता है और इसमें लिटिल गर्ल को किडनैप करने वाला भी आ जाता है। वो जब वैन में बैठता है तो डोरबी जल्दी से वैन में पड़े लिटिल गर्ल के ब्लैंकेट के अंदर ही छुप जाती है। और ये वही शख्स होता है जिस पर डोरबी को सबसे ज्यादा शक था, उसकी वियर्ड हरकतों की वजह से कि उसी ने गर्ल को किडनैप किया था। और अब वो इस वक्त लिटिल गर्ल को देखने के लिए आया है कि वो ठीक है और वो वैन का हीटर ऑन कर देता है। लेकिन उसकी इस हरकत से मोटल के अंदर बैठा हुआ एड काफी तजस्सुस में है कि लार्स कहाँ जा रहा है इतने तूफान में, या वो वैन में क्या कर रहा है। और डोरबी भी तो मोटल से काफी देर से गायब है। अचानक से लार्स को याद आता है कि वो तो लिटिल गर्ल के लिए खाने के लिए ही कुछ नहीं लाया और वो वैन से नीचे उतर कर मोटल में स्नैक्स लेने चला जाता है। तो डोरबी भी लिटिल गर्ल से प्रॉमिस करके कि वो उसे लेने के लिए वापस जरूर आएगी वैन से नीचे उतर आती है और वैन से और मोटल से ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉरेस्ट की तरफ भाग जाती है। वो सिर्फ लार्स की नजरों से बचना चाहती है, लेकिन लार्स किसी के पैरों के निशान को वैन से दूर जाते हुए देख लेता है, यानी पैरों की ट्रेल को वो बर्फ में देख लेता है और वो उन्हें फॉलो करने लग जाता है। डोरबी जानती है कि वो उसके पैरों के निशान को फॉलो कर रहा है, तो वो मोटल के उसी डोर से जहाँ से वो आई थी वॉशरूम में वापस चली जाती है। लार्स भी उसका पीछा करता है। डोरबी जल्दी से वॉशरूम के अंदर जाती है, जहाँ पे ऐश भी डोरबी को देखने के लिए आया होता है कि काफी देर से वो वापस नहीं आई, तो क्या वो ठीक है। लेकिन डोरबी जैसे ही वॉशरूम के अंदर आती है तो लार्स भी जस्ट उसके पीछे ही आता है, इसलिए वो जल्दी से ऐश को किस करने लग जाती है। इन्हें यहाँ वॉशरूम में किस करता देख कर लार्स इंटरेस्टिंगली बड़े आराम से यहाँ से वापस चला जाता है और डोरबी सारी बात ऐश को बता देती है कि लार्स एक किडनैपर है। कि दोनों पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिग्नल्स ना होने की वजह से कॉल नहीं हो पाती। ऐश डोरबी को काफी तसल्ली देता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो लोग किसी न किसी तरह से किडनैप्ड गर्ल को बचा लेंगे। वो किसी सूरत में भी उसे लार्स को यहाँ से ले जाने नहीं देंगे। डोरबी को जस्ट काम डाउन रहना है और डोरबी उसे बताती है कि लार्स के पास गन है। तो ऐश भी मोटल के स्टोर में से पड़ी हुई नेल गन उठा लेता है। ऐश क्योंकि काफी समझदार और कॉन्फिडेंट है तो वो डोरबी को गाइड करता है कि वो लार्स का ध्यान बटाएगा। तो डोरबी दोबारा से वैन में जाकर लिटिल गर्ल को खोल कर उसे लेकर यहाँ से दूर चली जाए और ये लोग ऐसा ही कहते हैं। डोरबी ऐश के पंप करने की वजह से काफी बेफिक्र है, काफी कॉन्फिडेंट है वो, और वो वैन में चली जाती है। उसे ऐश पे पूरा भरोसा है कि वो लार्स को रोक लेगा और डोरबी को कुछ नहीं होगा। और वो जैसे ही वैन में लिटिल गर्ल का मुंह खोलती है तो वो उल्टा डोरबी से ही सवाल करती है कि वो दोनों शख्स कहाँ हैं जिन्होंने मुझे किडनैप किया था। ये सुनकर डोरबी चौंकती है कि वो दो थे जिन्होंने किडनैप किया था। और जब वो पीछे देखती है तो ऐश और लार्स दोनों ही गन और नेल गन लेकर उसे मारने के लिए आ रहे होते हैं। इससे पहले कि वो लिटिल गर्ल की जान बचाती, उसे तो अपनी ही जान के लाले पड़ जाते हैं और वो तुरंत ही यहाँ
से जंगल की तरफ भागती है। ऐश और लॉर्स फॉलो करते हैं, लेकिन वो किसी तरह से मोटेल की बैक साइड से मोटेल के अंदर आ जाती है। वो जस्ट अब एड और सैडी को इनके बारे में बताना चाहती है। हो सकता है वो उसकी और लिटिल गर्ल की हेल्प कर सके, लेकिन ऐश तो उसे वॉशरूम में ही पकड़ लेता है। वो उसे मारना नहीं चाहता, वो जस्ट बच्चों का किडनैपर है पैसों के लिए। और वो डॉर्बी को वार्निंग देता है कि उसने अगर किसी को भी बताया तो फिर उसे मजबूरन सबको ही मारना पड़ेगा। तो डॉर्बी जस्ट कुछ देर चुप रहे और उसे लिटिल गर्ल को यहाँ से ले जाने दे। और वो डॉर्बी का फोन लेता है और पुलिस को पेंडिंग मैसेज को डिलीट कर देता है। इसके बाद वो डॉर्बी की सिस्टर के मैसेजेस पढ़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि डॉर्बी रियल लाइफ में कोई इतनी बहादुर नहीं है, बल्कि वो तो नशा करती है। यहाँ तक कि उसके फादर ने भी खुदकुशी की थी, वो भी नशा करते थे। और आज तो इसके घर वाले ही इसे देखना नहीं चाहते, इसलिए ये सब हालात देखने के बाद वो डॉर्बी को छोड़कर मोटेल के रेस्टिंग हॉल में आ जाता है। और अब ये लोग सभी लोग बड़ी खामोशी से हॉल में बैठ जाते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन डॉर्बी जब वैन में गई थी सेकंड टाइम, तो उसने लिटिल गर्ल को एक पेपर कर दिया था, जिससे अब उसने खुद को खोल लिया है। और वो इस वक्त जब ये लोग आराम से बैठे होते हैं, लिटिल गर्ल खुद को खोलकर वैन से बाहर आ जाती है और वो जंगल की तरफ भाग जाती है। अब तो ये और भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है। कार में या किडनैप होकर वो चाहे बच जाती, लेकिन फॉरेस्ट में और इतनी सर्दी में उसका कुछ ही देर में मरना तय है। जबकि ये सभी लोग लिटिल गर्ल को फॉरेस्ट की तरफ जाते हुए देख लेते हैं, मगर एड के सामने ये लोग काम रहते हैं। लेकिन ये बारी बारी गर्ल को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में निकल जाते हैं। ये जानते हैं कि गर्ल किसी भी सूरत में किडनैपर्स के पास उनके बुलाने पर भी नहीं आएगी, चाहे उसकी जान ही चली जाए ठंड के साथ। लेकिन वो डॉर्बी को उसे अपने पास बुलाने के लिए कहते हैं। हो सकता है कि वो डॉर्बी की आवाज देने पर उसके पास आ जाए और ये लोग उसे ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अभी ये लोग जंगल में उसे ढूंढना स्टार्ट ही करते हैं, सर्च करना स्टार्ट ही करते हैं कि लिटिल गर्ल जंगल से वापस बाहर निकल आती है और वो मोटेल के सामने बेहोश गिर जाती है, जिसे एड उठकर मोटेल के अंदर ले आता है। एड और उसकी वाइफ सैडी को कुछ समझ नहीं आ रही कि ये गर्ल कौन है और अचानक इतने तूफान में यहाँ पर कैसे आई। लेकिन बहरहाल वो बेहद बीमार है और बेहोश है। सैडी जो कि एक नर्स है, वो भी लिटिल गर्ल की कंडीशन कुछ समझ नहीं पा रही। इतनी देर में डॉर्बी किडनैपर से बचकर वापस मोटेल के अंदर आ जाती है और एड और सैडी को सारी सिचुएशन बता देती है। ऐश और लॉर्स उसे फॉलो करते हुए जब मोटेल के गिलास से अंदर देखते हैं तो सारी सिचुएशन वो समझ जाते हैं। और एड जो कि एक्स मरीन है, इसलिए हो सकता है कि उसके पास गन हो, तो लॉर्स और एड मोटेल के अंदर नहीं आते और एड भी उन्हें शूट करने का कहकर डराता है, जबकि उसके पास रियलिटी में गन नहीं है। लेकिन ऐश बाहर से आवाज देते हुए इनसे डील करने लग जाता है कि अगर वो लोग गर्ल को जिंदा देखना चाहते हैं तो उन्हें गर्ल को एक स्पेशल मेडिसिन देनी होगी। उसकी एक स्पेशल बीमारी है जिसकी मेडिसिन सिर्फ उनके पास है। लेकिन जिस वक्त डॉर्बी और ऐश वॉशरूम में बात कर रहे थे तो ऐश की वैन की कीज डॉर्बी ने निकाल ली थी, इसलिए अब ये लोग बेचारे गर्ल को उन्हें देने के, उन्हें इजी एस्केप देने के लिए उनसे कीज के बदले में मेड लाने के लिए कहते हैं। लेकिन ऐश तो किसी सूरत में भी लिटिल गर्ल को यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहता, इसलिए वो पूरे मोटेल को ही चिल्लाने का इरादा करता है। इसलिए वो यहाँ पूरा पेट्रोल डालकर आग लगाने ही वाला होता है कि अचानक से लिटिल गर्ल की आंख खुल जाती है। वो बेहोशी से जाग जाती है और वो एड की वाइफ को देखकर उसे पहचान लेती है। वो जब सैडी का नेम लेती है तो तब सैडी को याद आता है कि ये तो वही लिटिल गर्ल है जिसका नेम जे है और इसी ने तो इन किडनैपर्स को इसे किडनैप करने के लिए कहा था, और जो उन्होंने रैंसम लेना है उसका 50% हिस्सा सैडी को ही तो मिलना है। असल में उसे ही तो पैसे चाहिए थे और उसने ही तो इन दोनों को हायर किया था। जब उसे ये सारी बात याद आती है तो वो ऊंची से बोलकर ऐश और लॉर्स को सच बताती है कि एड के पास गन नहीं है और वो दोनों अंदर आ सकते हैं और गर्ल को यहाँ से ले जा सकते हैं। अब वो लोग सैडी की बात मानकर मोटेल के अंदर हाथ हो जाते हैं, लेकिन उनके पास तो वैन की कीज ही नहीं है और समझ नहीं आ रही कि वो किसके पास है, इसलिए वो सैडी के हस्बैंड को ही शूट कर देते हैं। और इसके बाद वो ये बताते हैं कि वो बच्चों को किडनैप करके जस्ट रैंसम नहीं लेते, बल्कि वो उन्हें स्मगल करते हैं। सैडी को भी शूट कर देते हैं और अब बच जाती है डॉर्बी।
और जे ऐश को पूरा यकीन है कि कीज डॉर्बी के पास है, इसलिए ऐश उसे नेल गन से वॉल के साथ लगा देता है। उससे कीज का पूछता है। डॉर्बी बताती है कि वो वॉशरूम के सामने स्नो में पड़ी हुई है, तो ऐश वहाँ से कीज को ढूंढने के लिए चला जाता है। पीछे जस्ट लार्स को बिठा जाता है गन के साथ, और डॉर्बी के पास ये जस्ट लास्ट चांस है। वो ड्रग लेती है जो कि उसकी कार में उसे मिला था और अपने आप को फ्री करती है। इसके बाद वो लार्स की ही गन से उसे गन पॉइंट पर ले लेती है, जबकि इतनी देर में कीज ढूंढकर ऐश भी यहाँ पर आ जाता है और उसकी नेल गन से गलती से नेल लार्स के सर में लगता है और वो यहाँ पर मर जाता है। मौका पाकर डॉर्बी जे को लेकर यहाँ से भागने के लिए कार में बैठ जाती है। इससे पहले कि वो यहाँ से भाग पाती, ऐश उसकी कार के टायर्स को नेल गन से बस्ट कर देता है और डॉर्बी की कार क्रैश हो जाती है। इसके बाद ऐश लार्स के मरने की वजह से इतने गुस्से में है, गुस्से से बिल्कुल पागल है और वो मॉर्टल को ही आग लगा देता है। इसके बाद वो डॉर्बी जो कि कार के टकराने की वजह से जख्मी है, उसे मारने के लिए उसके पास आता है, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर पुलिस आ जाती है और ऐश पुलिस ऑफिसर को ट्रिक करना शुरू कर देता है। डॉर्बी जो कि कार में जख्मी है, वो जब ये सारी सिचुएशन देखती है तो वो चुपके से मौका पाकर ऐश को शूट कर देती है, लेकिन वो फिर भी बच जाता है और पुलिस ऑफिसर डॉर्बी को ही शूट कर देता है। जब वो डॉर्बी के करीब बढ़ रहा होता है तो ऐश को होश आ जाती है और वो डॉर्बी की गन से पुलिस को शूट कर देता है और वो तो मौके पर ही मर जाता है। लेकिन जब ऐश डॉर्बी को शूट करने लगता है तो उसकी गन में से बुलेट खत्म हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर डॉर्बी एक लास्ट दफा बड़ी हिम्मत करती है और वो ऐश की नेक में स्क्रू मारकर उसे मार देती है। इसके बाद लिटिल गर्ल, जे और डॉर्बी जख्मी वहाँ पर पड़े रह जाते हैं। यहाँ पर सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉर्बी बिल्कुल ठीक है, वो सरवाइव कर गई। पुलिस बैकअप ने उसे बचा लिया और अब एक दफा फिर वो रिहैब सेंटर में है और एंड पर उसकी सिस्टर डैरन भी उससे मिलने के लिए यहाँ आती है और इस हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ पर हमारी मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है।